हेलो बच्चों। आज फिर से आपका हिंदी क्लास में स्वागत करते हैं। और ऐसे तो आप लोग का स्वागत करने लायक हो नहीं, लेकिन तब भी स्वागत करते हैं, कहना पड़ता है कि स्वागत करते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने ये वर्ण के भेद जान चुके हैं कि दो होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब उसी पे थोड़ा डिटेल जानकारी रख लेते हैं। उसके लिए पहला है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण क्या होता है? जिसका उच्चारण स्वतः हो या किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता न हो, जिसके उच्चारण उसे कहते हैं स्वर वर्ण। ठीक है, जैसे हिंदी में कितने स्वर वर्ण होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, कभी क्वेश्चन में आ जाएगा कि कितने स्वर वर्ण होंगे, तो क्या बोलना है? 11। ठीक है, अब एक दिन 13 भी हो गया था, याद करो। पिछले क्लास में 13 भी हुआ था, क्योंकि उसमें विसर्ग और विसर्ग और अनुस्वार आया था। ठीक है, लेकिन उसे स्वर वर्ण नहीं माना जाता है। ठीक है, बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है। जैसे इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर की भी किताब पढ़ोगे, हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, तो उसमें भी बहुत सारा ये अपना अपना विचार व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अपने अपने तर्क देते हैं, तब किसी के तर्क के हिसाब से तो चलता नहीं है। जो ओवरऑल जो कंक्लूजन निकलता है उसी के हिसाब से चलेगा। तो इसमें भी यही सब प्रयोग किया गया था। जैसे देख लो, पहला क्या था? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण जिस वर्ण का उच्चारण स्वतः हो। स्वतः मीन्स समझ में आता है? मतलब स्वतः मीन्स होता है स्वयं से हो, मतलब किसी अन्य की आवश्यकता ना हो। ठीक है, उसको कहते हैं स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे देख लो, अभी तो बोलना नहीं चाहिए, पहचानते हो नहीं सबको? ये क्या है? पहचानते ही होगे। बहुत नहीं पहचानते होगे तो कोई धरती पर रहने का कोई जरूरत नहीं है, चले जाओ, छोड़ दो धरती को। देख लो, नहीं हो तो फिर से एक बार याद दिला दो। शायद बच्चा हो, बच्चा में 10 साल हो चुका है, भूल भाल गया हो गया। आई से अनार, ये नहीं बताएंगे। आ ई ऊ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, ये सब ये 11 स्वर वर्ण है। ठीक है, हाँ देखो, ये इसका क्या इस्तेमाल होता है? ये जो इसका प्रॉपर्टी अगर कहें स्वर वर्ण का गुण, तो इसको व्यंजन वर्ण में सहायक होता है। व्यंजन वर्ण जो बनाया जाता है या व्यंजन वर्ण के जब उच्चारण किया जाता है तो उसमें सहायक होता है। जैसे क बोलते हैं ना, क अंत में जैसा सोचो, अंत वाला आवाज सुनना, क तो उसमें अ आता है ना, वही क बराबर लिखते हैं, क हलन प्लस अ। कभी कभी देखो, बात बताते, कभी एग्जाम में वर्ण विच्छेद करने आ जाता है। बात समझ में? संधि विच्छेद नहीं बोल रहे इस बार, वर्ण विच्छेद। उसमें कुछ कुछ शब्द होंगे जो दिया जाता है, या एक नंबर में 4 गो मिलेगा ऑप्शन में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन शब्द बनेंगे, या वही करके देगा, तुमको उसमें से चूज करना है। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही देगा, तभी भी नहीं बता रहे, लेकिन ये सब ध्यान देना। क को जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? क हलंत। इसको कहा जाता है क हलंत प्लस अ। क्या कहते हैं? आधा क। क्या कहते हैं? आधा क। ठीक है, अब जैसे देखो, यहाँ कुछ व्याकरण का मतलब पहले समझ लो। जो व्याकरण जानते हैं उसको व्याकरण कहते हैं। ठीक है, या उसको व्याकरण विद कहते हैं, व्याकरण विद कहते हैं। तो देखो, एक री भी आता है, जैसे इसमें री आया है ना, इसमें बोलते हैं री को स्वर नहीं मानते हैं। क्यों? इसका भी रीजन लिखा हुआ। इसका उच्चारण री जैसा होता है, री। जैसे यहाँ पर देखो, पहला है ऋषभ। ऋषभ है ना, कोई ऋषभ ऐसे लिखता है, देख लो, हाँ लिख दे, ये ऋषभ। कोई ऐसे लिखता है या नहीं लिखता है? नाम जिसका नाम ऋषभ होगा ऐसे लिखता है या नहीं? ये एक ऋषभ हो गया। देखो, यहाँ भी ऋषभ है, समझ में आया? तो इसके वजह से कॉन्ट्राडिक्शन में है। उसमें हमेशा क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन का हिंदी क्या होता है? छोड़ो, जो भी हो, हमेशा अभी याद आएगा तो बता देंगे। संभावित क्या उसे बोलते हैं? नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब नहीं, संभावित नहीं, वो पॉसिबिलिटी होता है उसका। ये देखो, ये क्या हो गया? ऋषभ। ये हो गया रीन, ऋतु, ऋषि। लगता है ना री बोल रहे हैं, री। लेकिन इसमें देखो, इसमें जो री का उच्चारण था वो क्या था? ई वाला री। देखो, री लिखा हुआ, र हर्षिकार है ना, यहाँ लिखा हुआ। व्यंजन ध्वनि हुआ ना, री, रा री री रू रू ऐसे होता है ना, उसका री व्यंजन ध्वनि जैसा हुआ। अब यहाँ देखो, कृषक, कृषि, पितृन, पृष्ठ है ना। तो इस सब में क्या हुआ? री का उच्चारण कैसा हो रहा है? री की तरह। देखो, री का मात्रा भी होता है, ऐसे हम सबका मात्रा बताएंगे। ठीक है, अभी नहीं है, लेकिन ये री का मात्रा होता है। ये सब जानते हो भी होगे, ये सब बताने की जरूरत भी नहीं होगा। री की मात्रा है, मतलब इसे स्वर की मात्रा कहते हैं।
बस इसमें यही था। और देखो ये अन और अह को अयोगवाह कहते हैं, इसे स्वर्ण वर्ण में नहीं माना गया है। अन इसको कहते हैं अन, इसको कहते हैं अह, ठीक है। इसी को नाम है दूसरा अनुस्वर और विसर्ग, ये लिख दिए। देखो कभी कभी ये आता है अ करके अ, ठीक है, उसको कहते हैं अर्धचंद्र, अर्धचंद्र कहते हैं, है ना। आधा चांद है, पूरा चांद होता तो कैसा होता, ऐसा नहीं, पूरा चांद ऐसा होता, पूर्णिमा में तो ऐसा चांद देखते हैं, यही मन में आया होगा ना। अभी आधा चांद ऐसे है, ऐसे है नहीं, है ना। देखो अर्धचंद्र है, ठीक है, ये चांद नहीं है। अब पूरा चांद ये होता, मतलब कहो चांद सितारा, ऐसे होता है ना। देखो इसको अर्धचंद्र कहते हैं, यह अंग्रेजी स्वर ध्वनि है, ठीक है। अगर स्वर वर्ण के बारे में बहुत बता रहे थे तो उसमें से अंग्रेजी वाला भी था, उसको भी लिख देते हैं। यह अंग्रेजी स्वर ध्वनि है, इसे गृहीत या आगत स्वर ध्वनि कहते हैं। गृहीत और आगत, जैसे जैसे ऑफिस लिखते हो ना, ऑफिस कभी कभी देखते हो ना तुम, कभी हिंदी में लिखते होगे ऑफिस, तो ऑफिस पे आ और उस पे अर्धचंद्र बिंदु डालते हैं, ठीक है। और चंद्र बिंदु नहीं बोलना, अर्धचंद्र डाला जाता है। कॉलेज, नॉलेज, स्टॉप, स्टाफ, स्टाफ भी तो होता है कि नहीं, तो उसमें क्या ये सब का चीज ये सब यूज होता है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण का देखो, एक तो पहले वर्ण का ही भेद है, ठीक है। अब यहाँ वर्ण का भेद हुआ स्वर और व्यंजन, अब स्वर का भी भेद है, ठीक है। स्वर का भी भेद है, जिसके दो आधार माने जाए। अरे भेद करने के लिए, भेदभाव, अगर सुनो ना तुम लोग भी अपने जीवन में किसी से भेदभाव करते होगे तो कोई कारण होता होगा ना, कोई कारण होता होगा कि नहीं। किसी से तुम हेट कर रहे हो, किसी से मतलब कि भेद कर रहे हो, मतलब अरे अंतर, भेद मीन्स क्या, अंतर करना ना, अपने या किसी अन्य के बीच में तुम अंतर कर रहे हो। तो इसी प्रकार स्वर वर्ण का भी अंतर किया गया, किसके किसके आधार पर, क्या क्या था जिसके आधार पर उसको अलग किया जा सकता था। उच्चारण में लगने वाला समय, जैसे अभी हम बताए थे ना, ई, इसमें ई ज्यादा देर तक बोलना है, ऊ, समझ में आया। तो हो गया उच्चारण में लगने वाला समय से, ठीक है। उसी को उच्चारण काल कहते हैं। एक है जाति के आधार पर, अब इसका हिंदू मुसलमान जाति नहीं होता है, बात समझ में आया। हिंदू मुसलमान मत करना कि वो लगता है स्वर वर्ण हिंदू है, व्यंजन मुस्लिम होगा, ऐसा कुछ वो सब नहीं बोलना। जाति के आधार पर मतलब हुआ जैसे लाइक टर्म, लाइक टर्म समझ में आता है। अरे मैथ में लाइक टर्म पढ़ाते होंगे, सजातीय पद, सजातीय पद मतलब एक जैसा ना, एक जैसा। तो उसी में अब बताओ, हिंदी में भी बहुत सारा वर्ण होगा जो एक जैसा दिखेगा। जैसे देख लो ये दोनों एक जैसा है ना, हल्का, अरे आ लग गया। जैसे मैथ में क्या होता है, देखो एक से ये 2x हो जाएगा, क्या ये दोनों सजातीय नहीं है, नहीं है ना, एक जैसा है, मतलब लाइकली टर्म है, लाइक टर्म है। उसी प्रकार अ में क्या दिक्कत है, कुछ नहीं। ई आई में क्या दिक्कत है, कुछ नहीं। उ में कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। जाति के आधार पर क्या हो गया, सजातीय और विजातीय। विजातीय में देख लो कौन कौन हो जाएगा, ए ओ औ, ठीक है। ए भी बनता है किससे, अलग, अ प्लस ई, अ प्लस ई से बनता है ए, अ प्लस बरका ई से, ठीक है। ओ अ प्लस ऊ से, समझ में आया। तो उसमें क्या हुआ, विजातीय में क्या हुआ, अलग अलग। जैसे ये विजातीय होता है ना मैथ में, एक्स प्लस वाई, ये अलग अलग हुआ कि सेम ही है, अलग अलग है ना। तो उसी प्रकार इसमें देखो, इसमें जब आएगा तो अ प्लस ई, अ आई अलग था ना, एक ही था। नहीं बोला नहीं सर, स्वर तो है ही है, तो कहेंगे फिर वेरिएबल तो है ही है, नहीं। अब जो हम बताने जा रहे हैं वो अब स्वर वर्ण के जो भेद थे, जिसके आधार पर स्वर वर्ण को बांटा गया था, उसके भी परिभाषा को देख लेते हैं। पहला क्या था, स्वर वर्ण को कैसे कैसे बांटे थे, उच्चारण काल के आधार पर, एक जाति के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर क्या था, ह्रस्व स्वर, वहां पिछले में दीर्घ पहले लिखा चुका था, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। डिफिनेशन क्या है वो हमको देखना है, आगे पीछे तो हो ही सकता है ना। देखो पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या किसको कहते हैं, जिस स्वर वर्ण का उच्चारण में कम समय लगे, होगा ना। जैसे कैसे होता है, गुड, बेटर, बेस्ट होता है ना, वैसे ही इसमें उच्चारण स्थान, उच्चारण काल लिखना है। जिस वर्ण का उच्चारण, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में कम समय लगेगा, कम समय लगेगा, ठीक है, उसको कहेंगे ह्रस्व स्वर। जैसे एग्जांपल देख लो, आ ऐसे चिल्ला के बोलते हो, अ ई उ री, ऐसे बोलते हैं ना, कम समय लगा ना। लेकिन दीर्घ वर्ण के उच्चारण में क्या होगा, दीर्घ स्वर वर्ण के उच्चारण में, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व से ज्यादा, ह्रस्व से ज्यादा मतलब कि दुगुना,
दुगना समय लगे, उसे कहते हैं दीर्घ स्वर वर्ण। ठीक है, कैसे? जैसे इसमें बड़ी आ होगा, आ बोलने के लिए तो अ बोलते हैं, आ दुगना लगा ना। ई बोलने के लिए ई बोलते हैं, और बड़ी को ई, थोड़ा देर ज्यादा बोलना पड़ता है। ठीक है, इसी प्रकार ऊ है, ऊ की जगह बड़ा वाला ऊ है, ऊ। हकीकत में जो तुम हिंदी में बड़ा छोटा पढ़े हो ना, वही ह्रस्व और दीर्घ था। हिंदी में नहीं बोला बड़ा ई छोटा ई, वही छोटा ई को ह्रस्व बोल दिए, बड़ा ई को दीर्घ बोल दिए। क्योंकि बच्चा लोग को दीर्घ बोलने में दिक्कत होता है, ह्रस्व बोलने में दिक्कत होता है। उसका बड़ा छोटा तो बोलने आता है, उसका बड़ा छोटा बोल देता है। समझ में आया? अब इसको नहीं बोल सर, इसको भी बच्चा में बोले होंगे ए छोटा है, ये बड़का है, ऐसा नहीं है, उसमें छोटा बड़ा नहीं चलता है। अब देखो एक है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जानते हो, ऐसा स्वर वर्ण है जिसका उच्चारण करने में बहुत समय लगता है। जैसे कभी योगा वगैरह सब किया होगा तो उसमें ओम का उच्चारण किया होगा, उसमें बहुत देर तक ओम बोलते हैं। ठीक है, उसी का इसका एक उदाहरण भी है ओम। कहा गया या ओम, इसमें जानते हो 3 गुना समय लगेगा, मतलब दीर्घ से भी ज्यादा। सोचो दीर्घ में अगर सपोज करो, देखो दीर्घ में अगर टी टाइम लगा है, टी टाइम छोड़ो मैं उतना नहीं बताएंगे। जैसे मानो 1 सेकंड लगा है तो इसको बोलने में 2 सेकंड लगेगा, तो इसको बोलने में कितना लगेगा? 3 सेकंड, 3 सेकंड लगेगा कम से कम। नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 गुना टाइम लेगा, पहले वाले का 3 गुना हुआ ना। देखो ये तीनों हो गया। अब इसको देखो, इसको कहते हैं एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। एक मात्रिक स्वर क्यों कहेंगे? इसको एक ही मात्रा का समय लगेगा बोलने में, और ऐसे आ का मात्रा नहीं होता है, ई का होता है ना, ऊ का होता है ना, आ का मात्रा सिर्फ नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा, एक मात्रिक स्वर कहेंगे। एक मात्रिक स्वर मतलब एक मात्रा का ही समय लगेगा। और इसको क्या कहते हैं, मूल स्वर। इसको मूल स्वर किसी से बना नहीं होता है, जो भी पर लिखा हो किसी से बनेगा क्या? आ किससे बनेगा? आ किससे बनेगा? लगता है जैसे स्वयंभू टाइप का होता है, ऐसा क्या? स्वयंभू होता है ना, जो स्वयंभू किसी जिसको कोई उत्पत्ति नहीं कर, जो अपने से उत्पन्न हुआ हो। ठीक है, जैसे भाषा है, ये भाषा पढ़ रहे हो, हिंदी भाषा है, तो उसमें ना कोई इसका उत्पत्ति किया होगा। अब देखो ये दीर्घ स्वर वाला को क्या कहते हैं, इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसमें द्वि मतलब 2 होता है, मात्रा मतलब मात्रा को समझ लो ना, जो चिन्ह होता है, जो काका की लिखते हैं उसमें जो चिन्ह यूज करते हो मात्रा, तो उसी को हम लोग मात्रा बोलते हैं, जो चिन्ह यूज करते हैं। तो उसको इसमें कम से कम 2 मात्रा का समय लगेगा। समझ में आया? आइए प्लुत में इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, मतलब ये 3 मात्रा का समय लगेगा। देखो इसका ये जो है प्लुत स्वर, जानते हो कहाँ यूज होता है? वैदिक मंत्र में ही यूज होगा। वैदिक मंत्र समझ में आ रहा है ना, वेद में जो मंत्र है उसी में ये सब का यूज होता है प्लुत स्वर। हिंदी में ऐसे बंद हो चुका है, नहीं दिखेगा। अब देखो जाति के आधार पर जो था बटा हुआ है ना, जाति के आधार पर सजातीय था, विजातीय था, सवर्ण था और स्वर्ण था। ठीक है, उसमें क्या होता है, वैसे स्वर वर्ण जो एक ही तरह के स्वर वर्ण से उच्चारित होते हैं, एक ही जैसा। जैसे देखो अ आ एक ही जैसा है ना, आ एक जैसा, ई एक जैसा दिख रहा है ना, ऊ ऐसा भी दिख रहा है, ए भी दिखेगा। उसी इसका उच्चारण ढंग एक जैसा होगा। आ अरे अ में थोड़ा सा मुंह खोलते हैं, आ में बड़का मुंह खोल देते हैं, यही अंदर ना उच्चारण स्थान तो एक ही होगा। उच्चारण ढंग कहते हैं, ढंग नहीं बोलने का ढंग मतलब क्या होता है नहीं बताता, बोलने का ढंग ठीक नहीं है, मतलब क्या तौर तरीका के बाद बोला जाता है, कैसे बोलेंगे। समझ में आया? अब ये देखो विजातीय या स्वर्ण, वैसे स्वर वर्ण जो 2 तरह के स्वर वर्ण से उच्चारित होते हैं। जैसे ये देखो अ बोले, अरे उसी का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, एक सेम लेता है। कैसे होता है मैथ में, वेरिएबल एक्स वाई जेड होता है, एक से एक्स लिए तो एक जैसा हुआ, एक्स वाई लिए तो अलग अलग हुआ, अनलाइक हो गया। यही है इसमें भी एकदम मैथमेटिकली समझो। इसे देखो ये अ ई एक जैसा है, अलग अलग है ना, इसी का इसको विजातीय कहते हैं। ठीक है, इसका उच्चारण ढंग 2 होते हैं। जैसे अ कहीं से बोलेंगे, अरे मुंह से सब बोलते हैं, समझ में? कहीं से क्या मुंह से ही बोलेंगे अ ई, लेकिन ढंग अलग हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। टाटा बाय बाय, थैंक यू।